दिसंबर 2020 का जो नेट का एग्जाम था वो एनटीए ने डिसाइड किया है कि मई 2021 में यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। अब एग्जाम मई 2021 में हो रहा है तो स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम बन जाता है। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है और स्टूडेंट ये ध्यान रखे कि किसी भी तरीके की गलती यहाँ पर उससे ना होने पाए, क्योंकि गलती अगर हो जाती है तो हो सकता है अथॉरिटी उसे एग्जाम देने से भी यहाँ पर रोक दे। हमारे चैनल के साथ में जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात, हर एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना, ताकि आप लोग समझ पाएं कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है और किस तरीके से एग्जाम को यहाँ पर देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाले टाइम की हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो ये चैनल आप लोगों तक पहुंचा पाए। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप नीचे की ओर जाते हैं तो आपको सबसे पहले एनटीए का थोड़ा विजन और मिशन के बारे में देखने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर इस विजन को और मिशन को पढ़ लीजिएगा। हो सकता है एनटीए इसके बारे में क्वेश्चन कुछ पूछ ले, एनटीए को कुछ भरोसा नहीं है, हो सकता है वो अपने बारे में पूछ ले क्वेश्चन कि स्टूडेंट हमारे बारे में कुछ जानता है कि नहीं जानता। तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे कर बढ़ते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता रखी है, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि 2 फरवरी से 2 मार्च तक आपको यहाँ पर ये फैसिलिटी दी जाएगी। लास्ट डेट आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन के लिए बता रखी है 3 मार्च की है। नीचे की ओर आपको फीस के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फीस है, ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस है। अगर एनसीएल नहीं है, नॉन क्रिमिनल नहीं है, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा और आपकी फीस 1000 रुपये होगी। नीचे की ओर बढ़ते हैं तो आपको बताया गया कि आप करेक्शन यहाँ पर 5 से 9 मार्च के बीच में कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की डेट आपको यहाँ पर यह बता रखी है, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दिया था। 180 मिनट का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे तक लगातार ये एग्जाम चलेगा। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 1 के 50 क्वेश्चन होंगे और पेपर 2 के 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। अब 150 क्वेश्चन में से आप चाहो तो पहले पेपर 2 को अटेम्प्ट कर लो, चाहो पहले पेपर 1 को अटेम्प्ट कर लो, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बस 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसका ये रेशो रहेगा। कई बार स्टूडेंट इस चीज को लेकर क्वेश्चन पूछता है कि पहले पेपर 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी हाँ, पहले आप पेपर 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। 9 से लेकर 12 बजे तक पहली शिफ्ट है, 3 से लेकर 6 बजे तक दूसरी शिफ्ट है, और एडमिट कार्ड में आपको बताया जाएगा कि कौन सी एग्जाम डेट आपकी आई गई है, तो आपको एडमिट कार्ड का वेट यहाँ पर करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म हालांकि प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, आज 3 फरवरी है, तो आप अभी एक बार जल्दबाजी मत करना। ये चैनल आपको एप्लीकेशन फॉर्म की वीडियो प्रोवाइड करवाएगा, उसके हिसाब से ही आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। अभी जल्दबाजी मत करना, चैनल पे वीडियो का इंतजार करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको पता लग पाए किस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना, और सारी इंपॉर्टेंट वीडियो ये चैनल आपको प्रोवाइड करवाने वाला है। आगे की ओर बढ़ते हैं जी, पेज नंबर 5 पे हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर बता रखा है कि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड से होगा। अब ऑनलाइन मोड से होगा, इसका मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको ऑनलाइन देना है, करेक्शन जो आप करोगे वो भी ऑनलाइन होगी, एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करोगे वो भी ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कुछ भी चीज नहीं है। तो आप कोई भी चीज अगर चाहते हैं कि करेक्शन आप ऑफलाइन मेल भेजकर, ऑफलाइन आपने डाक अपने भेज दी, इस तरीके से कुछ भी चीज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। सारी चीज ऑनलाइन है और ऑनलाइन की डेट यहाँ पर अनाउंस की गई है एनटीए द्वारा, उसी तरीके से आपने आगे की ओर बढ़ना है। ऑफलाइन कुछ भी प्रोसेसिंग यहाँ पर नहीं रखी गई, सबसे खास तौर पे यहाँ पर बताया गया है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म, एक ही एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं और मैं मैनेजमेंट में भी एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहता हूं, तो 2 एप्लीकेशन फॉर्म हो गए। नहीं जी, ऐसा नहीं कर सकते। एक सेशन में एक ही सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। एक ही भरना है, और एक से ज्यादा अगर आपने भरे तो फिर ये उसको कैंसिल कर देंगे, फिर आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे, पूरा सेशन ही आपके लिए खराब हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे की ओर बढ़ते हैं जी, पेज नंबर 6 पर आपके लिए यहाँ पर कोविड के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जी। कोविड 19 पेंडेमिक के हिसाब से क्या क्या चीजें आपने खास तौर पे ध्यान रखनी है। शुरुआत की जो चीजें हैं ये तो आप लोगों को एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना, ये चीजें तो एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाएगी। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हो गया, जो बिस्लरी वगैरह आप देखते हैं ना ट्रांसपेरेंट होती है, अंदर का पानी दिख रहा होता है। एक होती है जिम वाली बोतल्स, वो नहीं लेके जा सकते, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो एंटी को शक होता है कि इसमें फर्रे वर्रे छुपा रखे हैं स्टूडेंट ने, तो ट्रांसपेरेंट यहाँ पर होनी चाहिए। आगे को जाते हैं, शुगर टैबलेट, ये तो डायबिटिक पेशेंट के लिए यहाँ पर बता रखा है। आगे की ओर बढ़ते हैं जी,
काफी इंपॉर्टेंट है डियर, वीडियो को बीच में छोड़ना मत आप लोग। हाँ, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए छांट छांट कर लेकर आया हूं। और आप सभी को यहाँ पर एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि आप अपने तरफ से जरूर इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़िएगा। आप एक लेक्चरर हैं तो ऐसे में आलस नहीं करना आपने। सिलेबस को लेकर यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप इस लिंक के थ्रू सिलेबस देख सकते हैं। और सिलेबस के बारे में स्टूडेंट बोलता है सिलेबस चेंज हो गया क्या? नहीं जी, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जून 2019 में बस चेंज हुआ था, उसके बाद में सेम ही चला आ रहा है। तो वो आपके पास में जो सिलेबस पहले वाला पड़ा हुआ है ना, जून 2019 के बाद वाला, वही सेम सिलेबस आपने यहाँ पर एप्लीकेबल करना है। और अगर आपके पास में सिलेबस नहीं है तो इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिंक दे रखा है, इस पर ही क्लिक कर देना, आपके सामने साइट खुल जाएगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाती है। अब ये वैसे इसको अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल इलॉजिकल से पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले इन्होंने बता दिया मीडियम जो है ना आपका इंग्लिश और हिंदी दो में ही देंगे हम। अब वो तो अंडरस्टूड बात है कि अगर आपका कोई लैंग्वेज का पेपर है, जैसे अरेबिक हो गया, उर्दू हो गया, उनका सिर्फ उसी लैंग्वेज में पेपर आएगा, उनको हिंदी इंग्लिश कैसे मिल जाएगा? उनका तो अरेबिक और उर्दू में ही आएगा। पेपर 2, पेपर 1 के लिए लैंग्वेज यहाँ पर कंसिडर हो जाती है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे बता रखा है ऑप्शन फॉर मीडियम क्वेश्चन पेपर में, चलो मैं हिंदी में वैसे आपको बता देता हूँ। कह रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने कोई ऑप्शन चूज कर लिया हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो वो आपका फाइनल माना जाएगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तीसरा यहाँ पर बताएगा कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम ऑप्ट कर लेगा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, उसे तो हम एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन जिसने हिंदी इंग्लिश मीडियम चूज किया होगा उसको सिर्फ इंग्लिश में पेपर दिया जाएगा। अब ये बड़ा इररिलेवेंट से पॉइंट हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इसने तो हद ही कर दी थी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर द ऑप्शन एक्सरसाइज इन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने मीडियम भरा हुआ है ना, उसी मीडियम में आपको क्वेश्चन का आंसर यहां पर देना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे अभी इन्होंने तीसरे पॉइंट में बताया कि अगर आपने हिंदी मीडियम एप्लीकेशन फॉर्म में भर दिया, क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन आप इंग्लिश में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे ना, तो फिर हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, आपको हिंदी में क्वेश्चन करना पड़ेगा। अरे जब आपने फिर हिंदी वाले आंसर को कंसीडर करना है तो फिर आप इंग्लिश वाली फैसिलिटी क्यों दे रहे हो? ये तो स्टूडेंट के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। यानी वो इंग्लिश में स्विच करे, फिर वापस हिंदी में, और फिर जाके ऑप्शन को टिक करे। इस चीज का दिमाग वो यहाँ पर रखे। बड़े इररिलेवेंट से पॉइंट, बिल्कुल इलॉजिकल से पॉइंट यहाँ पर डाले गए हैं, कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ये रहता है कि एग्जाम में जाके आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप चाहो तो हिंदी में अटेम्प्ट कर लो, चाहो तो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर लो, और आपके पास में हर एक ऑप्शन के ऊपर, हर एक क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि आप इस क्वेश्चन को हिंदी में देखना चाहते हो या इंग्लिश में देखना चाहते हो। तो ये यहाँ पर कहा गया, हालांकि अब ये यहाँ पर लिख दिया गया तो इसमें आपने कंसीडर करना है। आपके लिए यहाँ पर गाइड इस तरीके से कि अगर आपने अपनी तैयारी पूरे तरीके से इंग्लिश मीडियम में किया, हर एक एमसीक्यू आप इंग्लिश में कर रहे हो, लेक्चर्स इंग्लिश में देख रहे हो, तो आप इंग्लिश मीडियम ही ऑप्ट करना। हाईली चांसेस यही है कि आपको एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम भी आप वापस सिलेक्ट कर सकते हो। अब लिखने वाले ने ऐसे लिख दिया है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरे नंबर पे अगर आपने हिंदी में अपनी तैयारी की है तो आप हिंदी मीडियम यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, और एग्जाम में आपको तो फिर यहाँ पर लिखा ही गया कि इंग्लिश मीडियम भी दिखा देंगे। खैर आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 4.5 है, जिसमें आपको बता रखा है कि हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 के 150 सारे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये मत सोचना कोई गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग से नंबर कट जाएंगे, नहीं कटने वाले हैं। बिल्कुल फ्री माइंड होकर आपने 150 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर बता रखी है, 55% मार्क्स आपके विदाउट राउंडिंग ऑफ आने चाहिए मास्टर के अंदर। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा है, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा है। उसके बाद में SC ST है तो उसके लिए यहाँ पर 50% का बता रखा है। सबसे खास बात यहाँ पर हो जाती है, और ये चीज तो आपको खैर पता ही थी। आगे की ओर बढ़ते हैं जी, पेज नंबर 10 पर हम पहुंच गए हैं, और आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास में यही पॉइंट थे ना देखने वाले। हाँ, चलो जी, छठा पॉइंट देख लेते हैं जी। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने ऑफलाइन तरीके से एनटीए को नहीं भेजना है, ठीक है ना। कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह कोई डॉक्यूमेंट आपने नहीं भेजना है। आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर प्रोविजनल बेसिस पे मानी गई है, ठीक है ना, प्रोविजनल बेसिस पे मानी गई है। यानी अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं, आप है जनरल कैटेगरी का और आपने फायदा लेने के लिए SC कैटेगरी का भर दिया, आप सोचोगे कि सर्टिफिकेट तो मांग ही नहीं रहे, तो एनटीए ने बोल दिया हम किसी भी स्टेज पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपने फॉर्म सबमिट कर दिया हो, कंफर्मेशन पेज आ गया हो, कोई भी मतलब नहीं बनता आपका, किसी भी लेवल पे रिजेक्ट किया जा सकता है अगर आप गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं। तो डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत भर देंगे, ये चीज यहाँ पर खास तौर पे बताई गई है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं जी, 11 नंबर पेज पर हम पहुंच जाते हैं। 11वें नंबर पेज पर हमारे पास में 5.2 यहाँ पर बता रखा है।
एलिजिबिलिटी यहाँ पर बता रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, कि आप इस तरीके से एप्लीकेबल हैं, और कौन सा आपने चूज करना होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर चूज करना है या जूनियर रिसर्च फेलोशिप करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उस वक्त में आप उन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है ना जी? हाँ सर, ठीक है जी, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ जाते हैं जी हम, और अब चलते हैं जी 12 नंबर पेज पर। देखिए बाकी सब चीजें तो आप लोग पढ़ लेंगे, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये देखो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ गई। दिसंबर के टाइम पे मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी कि अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं होता तो आप चिंता मत करो, आशा आपके पास में है, एंटी हो सकता है, आपको एज का रिलैक्सेशन दे दे, और वही बात यहाँ पर हुई है, एज का रिलैक्सेशन दे दिया, 30 को बढ़ाकर 31 कर दिया, यानी कि 1 मार्च 2021 तक अगर जनरल कैटेगरी के मेल स्टूडेंट की एज 31 साल नहीं हुई है तो वो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई चिंता यहाँ पर उसको नहीं है। और बाकी जो स्टूडेंट है उससे 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दे दिया, जैसे जनरल कैटेगरी के महिला कैंडिडेट हो गई, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वगैरह वो सब इसके अंदर 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन लेते हुए 36 पर पहुंच गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो जाता है, इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसके बारे में नहीं पता होगा उनको, तो आप लोगों ने शेयर जरूर करना है वीडियो को लाइक करके, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना जी? हाँ सर, बिल्कुल हम शेयर कर देंगे। ओके जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे की ओर बढ़ते हैं जी। यहाँ पर आपको बता रखा है जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह, ये तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त बता दिए जाएंगे। फिर आपको ये बता रखा है कि आप ये सब चीजें जो है ना, ये डॉक्यूमेंट अपने पास में रेडी रखना, कॉपी ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट, आपका नाम यूनिवर्सिटी के हिसाब से सर्टिफिकेट के अंदर क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट आपको बता रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन और ये आइडेंटिफिकेशन और ये सब, ये डॉक्यूमेंट आप तैयार रखना, ताकि आप एप्लीकेशन फॉर्म जब भर रहे हो तो आपको हसल ना करना पड़े, दिक्कत ना हो, आपको भागना ना पड़े कहीं भी। ये से जब चीज आप पहले से ही तैयार रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 18 नंबर पेज पर हम जाते हैं, तो आपको अपलोडिंग स्कैन इमेज के बारे में बता रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, यहाँ पर वैसे बताया था। एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप फोटो डालने वाले हैं वो 1/10/2020 के बाद वाली होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेटेस्ट फोटो आपने लगानी है। कई बार स्टूडेंट 2 साल 3 साल पुरानी फोटो लगाया था और एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर देता है, अब वो जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाता है चेहरे पे उसके दाढ़ी आई होती है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर होती है वो बच्चे वाली सी इमेज होती है, तो इन्विजिलेटर यहाँ पर परेशान हो जाता है। तो इन्विजिलेटर परेशान ना हो इसके लिए यहाँ पर बता दिया गया, लेटेस्ट वाली फोटो लगा देना जी, और गलती मत करना उसके अंदर। वो फोटोग्राफ के नीचे जो है ना, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी होती, वो इमेज की डेट लिखनी होती है कि कौन सी तारीख को वो इमेज ली गई थी। ठीक है ना? तो ये चीज है, और साथ में आप अपने नाम को वहां पर लिख सकते हैं। स्पेक्स अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं तभी आप उसको लगाकर फोटो खिंचवाएं, वरना स्पेक्स उतार लें। बाकी कंप्यूटर जनरेटेड और ये सब फोटो यहाँ पर अलाउ नहीं की जाएगी, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, बड़े ही बेसिक पॉइंट यहाँ पर है। आगे की ओर बढ़ते हैं जी। तो बस आगे की ओर बस आपको आपके राज्यों के सेंटर यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन से राज्य में कितने सेंटर हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर लेना कि आपके राज्य में कौन कौन से सेंटर यहाँ पर है। सेंटर बढ़ाए गए होंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसमें लास्ट में जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए थी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाले टाइम की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल आप लोगों तक पहुंचा पाए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए थी, और आई होप कि आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे। चैनल की जो वीडियो आपके लिए आने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसका इंतजार कीजिएगा, और थोड़े टाइम के बाद में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल पे डायरेक्टली विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या कॉलम में क्या क्या इंफॉर्मेशन भरनी है, ताकि कोई गलती आपसे ना हो। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।